मैं एक कॉलेज से निकाल दिया गया था क्योंकि कॉलेज के अध्यापक परेशान आ गए, प्रिंसिपल परेशान आ गया। उसने कहा कि तुम्हारे साथ सिवाय झंझट के कुछ नहीं। जो प्रोफेसर आता है वही कहता है कि या तो ये लड़का रहे या हम नौकरी छोड़ते। तुम ऐसे सवाल खड़े करते हो। अब तुमने कल एक प्रोफेसर को पूछा है कि क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम अपने बेटे के ही बाप हो? बोलो, ये कोई सवाल है? मैंने कहा कि पहले आप ये पूछो कि उसने क्या कहा था। उसने कहा था कि मैं जब तक किसी चीज को सिद्ध ना करूं मानता ही नहीं। और उसका लड़का भी मेरी क्लास में पढ़ता, तो मैंने कहा कि ठीक है, मामला तय हो जाए, तुम ये सिद्ध करके बताओ कि लड़का तुम्हारा ही। बस वो एकदम नाराज हो गया। मैंने कहा उसने कहा था, उसने भड़काया मुझे। शरारत वो करे, फंसे मुंह, ये कोई बात है? बुलाओ उसको। पूरी कक्षा गवाह है कि उसने कहा था कि मैं जब तक किसी बात को सिद्ध न कर लूं मानता नहीं, मैं वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी। तो मैंने कहा कि मैं भी वैज्ञानिक बुद्धि का हूं। ये लड़का तुम्हारा है? तुम्हें पक्का भरोसा है? किस आधार पर भरोसा है? तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? बस वो एकदम बौखला गया और कहा कि तुम क्लास से निकल जाओ। मैंने कहा मैं नहीं निकलूंगा, पहले तुम सिद्ध करो। अगर तुम सिद्ध कर दोगे लड़का तुम्हारा, मैं सदा के लिए क्लास से निकल जाऊंगा, बात खत्म। फिर मुझे नहीं पढ़ना। फिर क्या पढ़ना है? यही पढ़ने आया था। तुमको निकलना हो निकल जाओ। वो एकदम निकल गया, गुस्से में आपके पास पहुंच गया। प्रिंसिपल थोड़ी देर सोचता रहा। उसने कहा कि बात तो तुम ठीक कहते हो, मगर ये बात ऐसी कि मैं भी सिद्ध नहीं कर सकता। मेरे भी लड़के, ये तुम झंझटों की बातें खड़ी करते हो। तुम यहां से छोड़ ही दो, दूसरे कॉलेज में चले जाओ। मैंने कहा मुझे कौन दूसरा कॉलेज भर्ती करेगा? गांव भर में मेरी बदनामी। कौन मुझे कॉलेज में लेगा? आप सिफारिश करोगे? आप लिख के दो। मैंने कहा कि मैं लिख के नहीं दे सकता, क्योंकि मैं लिख के दूं कल तुम वहां कोई गड़बड़ करो, गड़बड़ तुम करोगे। मैंने कहा वो मैं लिख के दे सकता हूं कि करूंगा। मैं तो जो कहता हूं वो लिख के भी दे सकता हूं। ये बेईमान कौन है, मैं हूं या तुम? तुम कह रहे हो कि लिख के नहीं दे सकता, फोन पे कह दूंगा। अरे जब फोन पे कह सकते हो लिख के दे दो। जब मुंह चला सकते तो हाथ चलाने में क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह क्या हाथ से गया भी था? देखो तुम फिर गड़बड़ की बातें तुमने शुरू कर दी। इन्हीं झंझटों की बातों के कारण हम तुम्हें अलग कर रहे हैं। तुम बात में से बात निकाल लेते हो। तो मुझे एक कॉलेज में जाके, सबसे गांव का रद्दी कॉलेज था, जहां कोई जाते ही नहीं था, मैंने सोचा वही मुझे जगह देंगे, पर मुझे कोई फिक्र भी नहीं थी। मैंने कहा चलो वहीं निपटेंगे। गया तो प्रिंसिपल घर पर पूजा कर रहे थे। वो दुर्गा के भक्त थे, काली के भक्त। जय काली जय काली। और भक्ति नहीं थे, मतलब शरीर से भी बिल्कुल काली के ही भक्त थे। बिल्कुल काले कलूथरे, मोटे, भयंकर। उनको लोग अवधूत कहते थे। एकदम जय काली ऐसा उद्घोष कर रहे थे कि सारा मोहल्ला कपा जा रहा था। मैं बाहर बैठा रहा, सुनता रहा। मुझे भर्ती होना था। जब वो बाहर निकले, मैंने उनसे कहा कि मैंने बहुत भक्त देखे, मगर आप जैसा भक्त नहीं देखा। इस कलयुग में आप जैसे सतयुगी पुरुष का दर्शन धन्य हो गया। उन्होंने कहा बेटा तू पहला युवक है जो मुझे पहचान पाया। आज तक मुझे कोई नहीं पहचान पाया। अरे दूसरों की क्या, मेरे घर के, मेरे बेटे, मेरी पत्नी, मेरे भाई, कोई मुझे नहीं पहचानते। वो समझते हैं ये पागल है। मैंने कहा वो सब पागल। आप परमहंस। मुझे उन्होंने फौरन कॉलेज में भर्ती कर लिया। फिर पूछताछ ही नहीं की कि तू कहां निकाला गया, क्यों निकाला गया।
चंदूलाल जब छोटे ही थे, बच्चे ही थे, तो उनके मित्र नसरुद्दीन ने पूछा, चंदूलाल आज तुम इतने खुश क्यों हो? चंदूलाल ने कहा, आज हमारे यहां लड़का पैदा होगा। नसरुद्दीन ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम होगा? चंदूलाल ने कहा, पिछले साल मेरी मम्मी के पेट में दर्द हुआ था तो लड़की पैदा हुई थी, इस बार मेरे डैडी के पेट में दर्द। स्वभाव साफ गणित है, तर्क साफ। अरे जब मम्मी के पेट में दर्द हुआ और बेटी पैदा हुई, और जब डैडी के पेट में दर्द हो रहा है तो लड़का ही पैदा होगा, और क्या पैदा होगा? एक फोटोग्राफर और सरदार विचित्र सिंह साथ साथ किसी बगीचे में बैठे थे। विचित्र सिंह बोले, तबीयत गार्डन गार्डन हो गई, अर्थात बाग बाग हो गई। फोटोग्राफर तो बहुत चौंका, क्या गजब की अंग्रेजी बोल रहे हैं, क्या बाग बाग का गार्डन गार्डन, क्या अनुवाद किया? ऐसी तुम मेरी भाषा समझो। इतने में ही एक निग्रो वहां से निकला। उसे देखकर विचित्र सिंह ने कहा, देख भाई फोटोग्राफर देख, अरे निगेटिव जा रहा है। तुम मेरी बातों में मत आना। मैं कोई ढंग का आदमी नहीं। एक बस के टिकट काउंटर के बाहर दो नोटिसें टंगी थी, एक महिलाओं के लिए, दूसरी कृपया क्यू में आइए। सरदार विचित्र सिंह ने देखा, एक ही बार में पढ़ गए, महिलाओं के लिए कृपया क्यू में आइए। ऐसे ही मेरा पढ़ना लिखना है। कुरान में बाइबल पढ़ जाता हूं, बाइबल में कुरान पढ़ जाता हूं। एक मारवाड़ी धंधे के लिए बंबई गया हुआ था। काफी दिन बीत चुके थे और अपनी पत्नी को कुछ पैसे भी भेज नहीं सका था। नहीं कि पैसे उसके पास नहीं थे, मगर भेजना मारवाड़ी को बहुत कठिन होता। पैसा देना मारवाड़ी के लिए आत्मा देने से भी कठिन बात है। आत्महत्या कर ले वो सरल, पैसा हाथ से छूट जाए वो कठिन। उसकी पत्नी ने बार बार खबर भेजी, खत दिए, तार दिए, स्पष्टीकरण किया कि जल्दी करो, नौकरानी की तनख्वाह चढ़ती जा रही, वह गरीब भी क्या करे, नौकर छोड़ के चला गया है, बच्चों की स्कूल में फीस चुकानी है। लेकिन वो हमेशा इस तरह के पत्र लिखता है कि पैसे की तो बहुत ही तंगी है, पर मेरी प्यारी पत्नी, तुझे मेरी ओर से 1000 चुंबन बेचता हूं। अब चुंबन में कुछ लगता है और मारवाड़ी के चुंबन में कुछ होता है। कोई आत्मा होती ऐसी मुंह से आवाज करती। कुछ दिनों बाद पत्नी का पत्र आया। आखिर पत्नी भी मारवाड़ी, कब तक देखती। उसने लिखा, अब घबराओ मत, तुमने जो 1000 चुंबन भेजे थे, 10 चुंबन में दूध वाले को निपटा दिया है। बीस चुंबन में अनाज वाले को निपटा दिया है। 15 चुंबन में धोबी को निपटा दिया है। 30 चुंबन में नौकर वापस लौट आया है। ऐसे ही भेजते रहना, आगे भी सब काम मजे में चल रहा है। रजनीशी सन्यासी बोला, हमें डूबने में मजा है, हमें पार जाना नहीं। हम तो डूब गए कि पार हो गए।
जिंदगी की कोई मंजिल तो नहीं, जिंदगी मौज है, साहिल तो नहीं। तेरा पंथी साधु एक क्षण को तो चुप रह गया। तभी रजनीशी सन्यासी ने कहा, महाराज ये तुम्हारे मारवाड़ी बनिए का दिमाग बहुत ही सड़ा गला हुआ है, पर तुम्हें हम चरित्रहीन लगते। सड़े गले तुम हो, तुम्हें स्वस्थ लोग चरित्रहीन लगते। अंधे तुम हो, तुम्हें आंख वाले अंधे लगते। एक बात तुमसे पूछता हूं, जवाब दो, बोलो, वह क्या चीज है जो औरतों को 2 और गायों को 4 होती? इस पर तेरा पंथी तो बहुत परेशान हो गया। कुछ देर सिर खुजलाया और बोला कि देखो जी, तुम रजनीशी सुबह सुबह ही ऐसी गंदी बातें शुरू कर देते हो। इस पर रजनीशी सन्यासी बोला, अरे टांगे बेटा, टांगे। मगर वो जो दमित लोग हैं, उनकी खोपड़ी में तो कचरा भरा है, उन्हें तो और कुछ दिखाई पड़ता ही नहीं। एक चोर मुल्ला नसरुद्दीन के घर में घुसा आधी रात अंधेरे में। जैसे वो उसके घर के भीतर गया, अकेला नसरुद्दीन बिस्तर पे सोया था। वो तो भीतर गया, नसरुद्दीन भी चुपचाप उठा और जाकर उसके कंधे पे हाथ रख के बोला कि भाई साहब घबराओ ना, मैं जरा मोमबत्ती जला लूं। चोर बहुत घबराया, उसने कहा मोमबत्ती किस लिए जलाते हो? नसरुद्दीन ने कहा तुम बिल्कुल चिंता ना करो, मैं 30 साल से इस घर में रहता हूं, खोज खोज मर गया, कुछ नहीं मिला, हो सकता तुम्हारे भाग से कुछ मिल जाए, आधा आधा कर लेंगे। न्यायाधीश ने पूछा, आप मियां बीबी के झगड़े को देखते हुए मेरी आपको यही सलाह है कि आप अपने पति को तलाक दे दीजिए। पत्नी ने कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं और तलाक? मैं इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। साहब आपको मालूम है, मैंने अपने पति के साथ 25 वर्ष बिताए और अब आप ये चाहते हैं कि ये कम वक्त मेरे बिना सुख चैन और आराम से जिए? हरगिज नहीं। चंदूलाल ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनती हो, आज तो मैं अपना छाता ले जाना ही भूल गया था। पत्नी ने पूछा, आपको कब पता चला? चंदूलाल ने सिर खुजाते हुए कहा, अरे वो तो जब बारिश रुक गई और छाता बंद करने के लिए मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया, तब पता चला कि छाता तो है ही नहीं। एक बेटा मां से बोला, मां एक चवन्नी दे दो। मां ने कहा, क्यों? बेटे ने कहा, स्कूल में लेट गया था, इसलिए अध्यापक ने चवन्नी दंड लगाया। मां ने कहा कि सुन, तू भी अपने बाप की तर्ज पे जा रहा है, जहां गए वहीं लेट गए, तो लेटने की जरूरत क्या थी? दिमाग में कचरा भरा हुआ है, उसके बिना सुन ही नहीं सकते, उसी धारणा से सुनते। वो कह रहा है कि मैं स्कूल लेट गया था, इसलिए अध्यापक ने चवन्नी दंड लगाया। मां ने फौरन समझ लिया कि अच्छा, तो तुम भी लेटने लगे इधर उधर, तेरा बाप भी यही कर रहा है। स्कूल से प्रोग्रेस रिपोर्ट आई फजलू की, नसरुद्दीन के बेटे की। लिखा था अध्यापिका ने, वैसे तो आपका बेटा फजलू काफी मेधावी है, बस एक ही दोष है उसमें, वह यह कि वह अपना ज्यादातर समय स्कूल की लड़कियों का पीछा करने तथा उनसे छेड़छाड़ करने में बिताता है। मैं उसकी यह आदत छुड़ाने की कोई तरकीब सोच रही हूं। स्कूल की अध्यापिका ने स्कूल की प्रोग्रेस की रिपोर्ट में लिखा था। यह रिपोर्ट जब गुलजान को मिली तो उसने उसे पढ़कर लिखा कि आपकी भेजी गई प्रोग्रेस रिपोर्ट मिली, आशा है कि निकट भविष्य में आप मेरे बच्चे की आदत छुड़ाने में अवश्य सफल हो जाएंगी
और फिर नीचे पुनश्च करके लिखा, यदि आप वह तरकीब खोजने में सफल हो जाएं तो कृपया मुझे भी बताने की कृपा करें ताकि मैं उसे फजलू के पिता मुल्ला नसरुद्दीन पर आजमा सकूं। एक छोटी सी कहानी से तुम्हें समझ में आ जाए। एक नेताजी चुनाव लड़ रहे थे। चुनावों के मामले में वे जरा नए नए ही थे, भाषण वगैरह देना उन्हें ढंग से आता नहीं था। चुनावी दौरे के समय उनके मित्र ने उनसे कहा कि भाई ऐसे भी क्या शर्माते हो, अरे नेता होकर शर्म करते हो। वे बोले कि भाई मैं जरा इस क्षेत्र में नया नया हूं और भाषण देने की कला मुझे आती भी नहीं कि कैसे भाषण देना चाहिए। मित्र महोदय हंसे और बोले, अरे भाषण देना भी कोई कला है, बस बात में से बात निकालते जाओ, यही तो भाषण का राज। इसके बाद नेताजी ने मंच पर जो भाषण दिया वह इस प्रकार था, भाइयों और बहनों, ना तो मैं स्पीकर हूं ना ही लाउड स्पीकर। स्पीकर हमारे मोहल्ले के कल्लन मियां हुआ करते थे जो कि आजकल कब्र में। उनकी कब्र पर दो तरह के फूल चढ़ाए गए, गुलाब के और गेंदे के। और आप जानते ही होंगे कि गुलाब से ही गुलकंद बनता है और गुलकंद ही सारी बीमारियों की जड़ है, और जड़ों में सबसे लंबी जड़ खरबूजे की होती है। और आपको पता ही होगा कि एक खरबूजे को देखकर दूसरा खरबूजा रंग बदलता है। रंग जर्मनी के प्रसिद्ध होते और जर्मनी में ही हिटलर हुआ था, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और इस युद्ध में कई शेर दिल मारे गए थे। 40 शेर का एक मन होता है और मन बड़ा चंचल होता है। चंचल मधुबाला की बहन का नाम था। मधुबाला वही जिसे दिल का दौरा पड़ा था। दिल एक मंदिर है और इस मंदिर के सामने से कई प्राणी गुजरते जिनमें कई कुत्ते भी होते, और आपको पता ही होगा कुत्ते की दुम हमेशा तिरछी होती। भाइयों और बहनों, जिस दिन कुत्ते की दुम सीधी हो जाएगी मैं फिर भाषण देने आऊंगा। एक सज्जन के पहले लड़के का नाम था अंतररंजन, दूसरे लड़के का नाम था संतरंजन, तीसरे लड़के का नाम था पंतरंजन। अब चौथा लड़का पैदा हुआ तो बड़ी समस्या खड़ी हुई कि क्या नाम रखना। मुझसे पूछने लगे, मैंने कहा दंतमंजन। एक पुलिस अफसर एक स्त्री से कह रहा था, देवी जी हम आपके साहस की प्रशंसा करते हैं, आपने चोर पर हमला किया वह भी अंधेरे में, और उसकी ऐसी ठुकाई पिटाई की कि हड्डी पसली तोड़ डाली। उस महिला ने कहा, जी बात ऐसी है कि मुझे मालूम नहीं था कि वह चोर, अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ा, मैंने तो समझा कि मेरा पति। डब्बू जी चंदूलाल से कह रहे थे, भाई तुम अपनी पत्नी से लड़ा मत करो, क्योंकि पति पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहियों के समान होते हैं। चंदूलाल ने कहा, ये बात तो ठीक है डब्बू जी, परंतु जब एक पहिया ट्रैक्टर का हो और दूसरा साइकिल का, तो बताओ गाड़ी कैसे चले। एक महिला की एक अंगुली एक्सीडेंट में कट गई, उसने 20,000 रुपए हर्जाने का दावा किया। जज ने कहा, 20,000 रुपया क्या कह रही हैं आप, बहुत ज्यादा होता है, एक उंगली के कट जाने का 20,000 रुपया। महिला बोली, यह अंगुली असाधारण थी, इसके ऊपर ही मैं अपने पति को नचाती थी। मुल्ला नसरुद्दीन चंदूलाल से पूछ रहा था, जो व्यक्ति गलती करके मान ले, क्षमा मांग ले, उसे आप क्या कहेंगे। चंदूलाल ने कहा, अक्लमंद, शरीफ, नैतिक और भला आदमी। नसरुद्दीन ने कहा, और जो गलती न करने पर भी उसे मान ले वह कौन है। चंदूलाल ने कहा, विवाहित पुरुष। डब्बू जी ने चंदूलाल से कहा कि भाई कल तुम जो अपनी पत्नी के साथ घूमने जा रहे थे तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। चंदूलाल ने कहा, तुम कैसे पहचाने कि वो मेरी पत्नी थी। डब्बू जी ने कहा, इसमें क्या, जिस अधिकार पूर्वक वो तुम्हें गालियां दे रही थी उससे साफ जाहिर था कि पत्नी के सिवा इतना अधिकार पूर्वक कौन गाली दे सकता है।
और तुम जैसे पूंछ दबाए चले जा रहे थे कि मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैं खांसा भी, खकारा भी, मगर तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं। तुम यूं बच के निकल गए जैसे मैं हुई नहीं दुनिया में। तभी मैं समझ गया कि पत्नी के साथ जा रहे हो। कोई जोड़ा उदास चला जा रहा, समझ लो कि पति पत्नी। अगर कोई पति पत्नी जैसे मालूम पड़ते हो, प्रसन्न दिखते हो, तो पति पत्नी जरूर होंगे, मगर पत्नी किसी और की और पति किसी और का। एक सिनेमा घर के गेटकीपर को दांत में दर्द हो रहा था। ख्याल रखना, सिनेमा घर का गेटकीपर था। वह दौड़ा हुआ डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, दांत में मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कौन से दांत में? डॉक्टर ने पूछा। गेटकीपर ने कहा, नीचे की बालकनी में, सामने वाली लाइन में, दूसरे नंबर पर।